हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बीटस्टोन सेतु के बारे में, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीटस्टोन सेतु। अब रही बात कि सर बीटस्टोन सेतु होता क्या है, तो बीटस्टोन सेतु जो मुख्य रूप से उपयोग होते हैं वो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, यानी CF बीटस्टोन नाम के एक वैज्ञानिक इंग्लैंड के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बीटस्टोन सेतु का उपयोग कर सकते हैं। यानी उन्होंने क्या बताया कि किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए उन्होंने 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी का उपयोग करके एक युक्ति तैयार किया और जिसका नाम क्या दिया, बीटस्टोन सेतु। तो अब रही बात कि सर बीटस्टोन सेतु होता किस प्रकार है, तो उन्होंने क्या किया, पहले सुनो ध्यान से। उन्होंने 4 प्रतिरोध लिया और चारों प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा। तो यहाँ से अगर बात करें तो मान लो कि आपके पास 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है, कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध। मान लेते हैं PQRS। यहाँ मान लो P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। उन्होंने क्या लिया, तो 4 प्रतिरोध और चारों प्रतिरोध को क्या किया, तो एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा। अब क्या किया, तो मान लो कि इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, ठीक है। यानी इसका हम नाम क्या दिए, चतुर्भुज का ABCD। और चारों प्रतिरोध जो है एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जुड़ा हुआ। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक आपका AC और दूसरा जो विकर्ण होंगे वो BD। तो विकर्ण जो AC है, विकर्ण A और C के बीच जो है उन्होंने क्या जोड़ा, तो विकर्ण A और C का जो शीर्ष है उसके बीच एक सेल जोड़ दिया जिसका नाम रखा E, तथा यहाँ एक कुंजी लगा दिया K, ठीक है। विकर्ण A तथा C के बीच उन्होंने क्या जोड़ा, तो एक सेल E और कुंजी क्या लगाया, K। जबकि दूसरा विकर्ण जो आपका BD दिख रहा है, तो BD के शीर्ष B तथा D के बीच उन्होंने क्या जोड़ा, तो एक धारामापी G, जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले हमारी बात आप ध्यान से सुनो। हमने आपको बताया है कि बीटस्टोन सेतु जो होता है उसमें कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 में से 3 प्रतिरोध का मान हमको पहले से पता होता है, ठीक है, और चौथे प्रतिरोध का मान इन्हीं तीनों की मदद से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ उन्होंने बताया कि किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का अगर मान ज्ञात करना हो तो उन्होंने 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी का उपयोग करके इसी उपकरण को तैयार किया, यानी इस युक्ति को बनाया, ठीक है। अब देखो जिसका नाम क्या दिया, बीटस्टोन सेतु। तो अगर यहाँ से लिखना चाहें, तो अगर आपसे पूछे कि बीटस्टोन सेतु होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि बीटस्टोन सेतु के बारे में कि CF बीटस्टोन जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोध, एक सेल, एक धारामापी का उपयोग करके एक युक्ति बनाया या एक उपकरण बनाया जिसका नाम क्या दिया, बीटस्टोन सेतु, यानी जिसे बीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर हमने क्या बताया कि अगर बनावट की बात करें तो जो आपको दिख रहा है बनावट लिखिए। तो हमने क्या बोला कि इसमें बनावट लिख सकते हैं कि 4 प्रतिरोध P, Q, R और S एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जुड़ा होता है, ठीक है। एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में क्या होता है, जुड़ा होता है। फिर हमने क्या बोला कि इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है AC, तो AC का जो शीर्ष है A तथा C के बीच एक सेल क्या है, E और कुंजी K जुड़ा होता है। फिर जबकि दूसरे विकर्ण B तथा D, ठीक है, दूसरे विकर्ण के शीर्ष B तथा D के बीच एक धारामापी क्या जुड़ा होता है, G, ठीक है। आपको बनावट में इतना ही लिखना है। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीटस्टोन सेतु के बारे में
लिख सकते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हिटस्टोन ने किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोध कॉमा एक सेल तथा एक धारामापी का उपयोग करके एक युक्ति बनाया। जिसे व्हिटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इंग्लैंड का जो वैज्ञानिक था CF व्हिटस्टोन ने, उन्होंने क्या किया, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कितने प्रतिरोध, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी का उपयोग करके क्या बनाया, एक युक्ति, जिसका नाम क्या दिया, व्हिटस्टोन सेतु। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखो, जब इस कुंजी को बंद करेंगे तो इसमें धारा कितना प्रवाहित होगा, I। यहाँ क्या जाएगा, I1। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अगर बनावट की बात करें तो बनावट हम लिख सकते हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध, ठीक है, कौन कौन सा है, P, Q, R तथा S को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S जो है एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर हमने क्या बोला कि इस चतुर्भुज के विकर्ण AC के शीर्ष A तथा C के बीच, ठीक है, विकर्ण AC के शीर्ष A तथा C के बीच क्या जोड़े हैं, तो एक सेल E तथा कुंजी K। तो लिख सकते हैं कि एक सेल E तथा कुंजी K जुड़े हैं, जबकि विकर्ण, दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD। तो लिख सकते हैं कि BD के शीर्ष B तथा D के बीच एक धारामापी, ठीक है, धारामापी G जुड़े हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमने क्या बोला कि व्हिटस्टोन सेतु में जो है 4 प्रतिरोध क्या होते हैं, P, Q, R, S, जो एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में क्या होता है, जुड़ा होता है। फिर हमने क्या बताया कि अगर बात करें तो इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है AC का जो शीर्ष A तथा C, वो एक सेल E तथा एक कुंजी K जुड़े होते हैं। फिर दूसरा हम क्या बताया कि दूसरे विकर्ण BD के शीर्ष B तथा D के बीच एक धारामापी क्या जुड़ा होता है, G जुड़ा होता है। तो वही चीज़ लिखा गया है जो आपको फिगर में दिख रहा है।
ठीक है, सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज व्हीटस्टोन सेतु में जैसे मान लो यहाँ धारा जा रहा है I, ठीक है, सेतु में धारा कितना जा रहा है I। अब देखो जब धारा I चला, यहाँ कितने भागों में बटा, दो भाग में, एक इधर और एक इधर, तो इसमें मान लीजिए कि धारा गया I1 और इसमें गया I2, ठीक है, इसमें I1 और इसमें क्या I2। नेक्स्ट अगर बात करें गैल्वेनोमीटर में, मान लो यहाँ से धारा गया IG, तो यहाँ कुछ और जाएगा, मान लो I3, यहाँ फिर IG और I2 आएगा, तो मान लो इसमें धारा गया कितना I4, फिर बाहर कुल निकलेगा कितना I, ठीक है। अब देखो अगर आगे बात करें तो धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो धारा इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ का विभव उच्च और यहाँ का निम्न, तो उच्च वाले को प्लस और निम्न वाले को माइनस। नेक्स्ट अगर देखें तो धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ का विभव उच्च और यहाँ का निम्न। धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ का विभव उच्च और यहाँ क्या होगा निम्न। इसमें इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ उच्च और यहाँ क्या होगा निम्न होगा। अब रही बात सिद्धांत कहता क्या है, तो व्हीटस्टोन ने बताया कि अगर सेतु संतुलित है, सेतु संतुलित होने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगर कुंजी को बंद किए तो धारा प्रवाहित होने लगा, जब धारा प्रवाहित होने लगा तो इसमें एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है जिसकी मदद से गैल्वेनोमीटर का धारा शून्य किया जाता है, यानी धारा मापी में अगर धारा का मान शून्य प्राप्त हुआ तो वैसे कैसे उन्होंने क्या बताया कि सेतु संतुलित होगा, और जब सेतु संतुलित होगा तो वैसे केस में उन्होंने बताया कि इस चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोध है उनका अनुपात यानी P/Q, और जो शेष दो संलग्न भुजा का प्रतिरोध बचा उनका अनुपात तो R/S, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ध्यान रखना, हमने क्या बताया कि जब सेतु संतुलित, संतुलित का मतलब IG का मान कितना है 0, तो ऐसे केस में P/Q बराबर क्या होता है R/S। तो अगर यहाँ से हम सिद्धांत लिखना चाहें तो हम सिद्धांत लिख सकते हैं, इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु का, कि जब सेतु यानी ब्रिज क्या है संतुलित, संतुलित है, यानी संतुलित का मतलब IG बराबर कितना है 0, तो P और Q का अनुपात तथा ROS का अनुपात बराबर होता है, यानी लिख सकते हैं कि अर्थात P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। अगर मान लो S का मान निकालना हो तो इन तीनों का मान आपको क्या होगा पता होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या बोला गया कि अगर सेतु संतुलित है, सेतु संतुलित होने का मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हमने क्या बताया P और Q का अनुपात तथा R और S का अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर हम बात करें तो धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस, ठीक है। धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस। धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसमें इधर से इधर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमको प्रूफ करना है, तो अभी जस्ट बोला गया कि प्रूफ के लिए सेतु, ये प्रूफ जब लाना है, प्रूफ का मतलब प्रमाण, तो प्रमाणित कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज बोला गया कि जब सेतु संतुलित है, सेतु संतुलित का मतलब हुआ कि IG का मान कितना है 0। तो जब IG 0 है तो अगर यहाँ से IG 0 है लिख सकते हैं कि जब IG बराबर 0, ठीक है। जब IG 0 है इसका मतलब मान लो कि इधर से 5 एम्पियर धारा गया और इसमें 0 गया, इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं गया, तो जितना आया सबका सब कहाँ चला जाएगा I3 में। तो लिख सकते हैं कि जब IG बराबर 0 तो I1 का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा I3 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि I3 किसके बराबर हो जाएगा
I1 के बराबर। अब देखो जो भी यहाँ से ये मान 0 है तो ये I2 प्लस 0 कितना I4 के बराबर, तो लिख सकते हैं कि I4 का मान किसके बराबर, I2 के बराबर। ठीक है, ध्यान रखना, बार बार हम बोल रहे हैं, पहले हमने क्या बोला कि अगर इससे धारा चला I1 चला और इसमें कोई धारा गया ही नहीं क्योंकि Ig का मान कितना है 0, तो जब ये 0 है तो ऐसे केस में I3 में जितना धारा ही आएगा पूरा पूरा कहाँ जाएगा, I3 में, तो I3 का मान कितना हो जाएगा, I1 के बराबर। फिर देखो इधर से कोई धारा आ ही नहीं रहा क्योंकि 0 है, तो I2 प्लस 0 किसके बराबर, I4 के बराबर, तो I4 का मान किसके बराबर, I2 के बराबर। तो ये कब संभव हुआ, जब ये क्या था, संतुलित। ठीक है, यानी Ig का मान क्या है, 0। Ig का मान 0 का मतलब हुआ कि सेतु क्या है, संतुलित है। सेतु क्या है, संतुलित। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब Ig 0 है इसका मतलब सेतु क्या है, संतुलित है। तो ऐसे केस में I3 का मान I1 के बराबर और I4 का मान किसके बराबर, I2 के बराबर। अब हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, यानी KVL। एक बंद लूप आपको दिखाई दे रहा है ABGDA, दूसरा दिखाई दे रहा है BCDB। तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि अब बंद लूप ABGDA में KVL लागू करने पर, जब हम KVL लागू करेंगे तो चलो इधर से इधर घूमते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि अब बता चुके हैं कि सिग्मा डेल्टा V का मान कितना होता है, 0। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम हमेशा क्या कहता है कि किसी भी बंद लूप में विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लागू करेंगे तो देखो प्लस से अगर गए माइनस तो क्या आएगा, माइनस। धारा कितना, यानी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V और I गुना R, तो I1 गुना P, तो माइनस I1 गुना P। फिर देखो Ig का मान इसमें कितना है, 0, तो लिख सकते हैं प्लस 0 गुना G। ठीक है, फिर इधर से घूमेंगे, इधर माइनस से प्लस, क्या होगा, प्लस, पर धारा कितना है, I2 गुना Q बराबर क्या आएगा, 0। अब देखो इधर ये माइनस उधर जाके 0, तो क्या आएगा, ये तो 0 होगा ही, I2 गुना Q बराबर I1 गुना P। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, I2 गुना Q बराबर I1 गुना P, तो I2 बटा I1 बराबर कितना हो गया, P बटा Q। समीकरण कितना मानेंगे, 1। सेम ऐसे ही फिर किस में लगाएंगे, BCDGB में। तो अब लिख सकते हैं कि तथा अब बंद लूप BCDGB में KVL लागू करने पर, जब हम KVL लागू करेंगे तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो प्लस से माइनस गया क्या होगा, माइनस। धारा कितना चल रहा है, I3 और प्रतिरोध कितना, तो लिख सकते हैं I3 माइनस I3 गुना R। फिर माइनस से प्लस क्या होगा, प्लस, धारा कितना है, I4 गुना S। फिर यहाँ से चलेंगे तो इसमें कोई धारा है नहीं क्योंकि Ig का मान कितना है, 0, तो ये मान क्या होगा, 0 बराबर कितना, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर ये माइनस उधर जाके प्लस, तो I4 गुना S बराबर I3 गुना R। ठीक है, या फिर यहाँ से हम और सॉल्व करें तो देखो मान क्या आएगा, I4 बटा I3 बराबर R बटा S। ठीक है, I4 बटा I3 बराबर R बटा S। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो अभी जस्ट हम बोले थे कि I3 का मान किसके बराबर है, I1 के बराबर, और I4 का मान किसके बराबर है, I2 के बराबर। तो लिख सकते हैं, या I4 के जगह हम कितना रखेंगे, I2, और I3 के जगह कितना रखेंगे, I1। तो I3 के जगह हो गया I1 और I4 के जगह I2, तो I2 बटा I1 बराबर R बटा S। इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं, 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, इधर भी I2 बटा I1 और इधर भी I2 बटा I1, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से एक तथा अगर 2 से चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो पहला क्या है, P बटा Q
बराबर आर बटा एस। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बोला कि जब सेतु संतुलित हैं, सेतु संतुलित होने का मतलब IG का मान कितना है 0। तो अगर IG 0 है तो ऐसे केस में ये मान 0, इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं जा रहा है, तो जितना इसमें आएगा पूरा पूरा उधर चला जाएगा। तो I3 का मान किसके बराबर, I1 के बराबर। इसमें भी कोई धारा नहीं आ रहा है, तो जितना ये I2 आ रहा है पूरा पूरा कहाँ जाएगा, I4 में। तो I4 का मान किसके बराबर, I2 के बराबर। अब हमने क्या किया, तो एक बंद लूप जो दिखाई दे रहा है ABGD, A में लगाए KVL, और फिर दूसरा लगाए BCDGB में KVL। अब यहाँ से चलो धारा इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ उच्च विभव यहाँ निम्न विभव, तो ये प्लस और ये माइनस। इसमें तो धारा जा ही नहीं रहा है, तो प्लस माइनस की बात ही नहीं है। अब देखो इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ का उच्च इधर से इधर जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें चलो धारा इधर जा रहा है, तो यहाँ उच्च यहाँ निम्न, तो ये प्लस और ये माइनस। धारा इसमें इधर से इधर जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस। अब बंद लूप अगर लगाएंगे तो इधर से इधर घूमो, तो देखो इधर से इधर अगर चलेंगे तो क्या होगा, तो I1 गुणा प्लस से माइनस गया तो माइनस, I1 गुणा प्रतिरोध, फिर इसमें कोई धारा नहीं है तो ये 0, फिर इधर से चलेंगे माइनस से प्लस, तो प्लस I2 गुणा Q बराबर कितना 0। अब देखो इधर ये माइनस से उधर जाके क्या होंगे प्लस, तो क्या होगा I2 गुणा Q बराबर I1 गुणा P। तो यहाँ से देखो अगर बात करें तो I1 गुणा में तो इधर जाके भागम, तो I2 बटा I1 बराबर P बटा Q। अब हम दूसरा में लगाएंगे तो बंद लूप कौन सा, BCDGB में। यहाँ से चलो प्लस से माइनस, माइनस धारा I3 गुना R, तो माइनस I3 गुना R। फिर यहाँ चलो ऐसे चलते हो इधर माइनस से प्लस, प्लस होगा धारा I4 गुना S, तो I4 गुना S। फिर इधर से इधर, इसमें तो धारा 0 है, तो ये इसका भी विभवांतर 0 बराबर कितना 0। इधर ही माइनस उधर जाके प्लस। अब बताओ इधर ये गुना उधर जाके भागा में, तो I4 बटा I3 बराबर क्या है R बटा S। अभी जस्ट हम बताएं कि I4 का मान किसके बराबर, I2 के बराबर, और I3 का मान किसके बराबर, I1 के बराबर। तो यहाँ रखेंगे I4 के जगह I2 और I3 के जगह I1। अब देखो ये I2 बटा I1 और ये भी I2 बटा I1। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों का बाईं ओर समान है, तो दाईं ओर भी क्या होंगे, समान होंगे। तो जब दाईं ओर समान होंगे तो क्या होगा, P बटा Q बराबर R बटा S।